आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट जो हैं वो कैसे कम्प्लेक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्शंस जो हैं उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सब वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेना, एंजाइम्स आर प्रोटीन कैटालिस्ट दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होती हैं वो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जो एंजाइम्स होती हैं दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स का काम क्या होता है, रिएक्शन जो रेट है हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन रिएक्शन का जो रेट है उसको ऑल्टर करना। ठीक है, या तो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देना या फिर डिक्रीज कर देना। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होती हैं, ये प्रोटीन है कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का काम करते हैं ना, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं किसी को इंक्रीज कर देते हैं, किसी के रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है, कैटालिस्ट हैं जो ऑल्टर करते हैं हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चल रही हैं उनके रेट को, दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है enzymes a particular chemical reaction. Enzyme catalyze a particular chemical reaction by lowering the energy of activation of that reaction. ठीक है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, मान लीजिए लेट्स सपोज जो आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो उस रिएक्शन के रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। करते कैसे हैं ये, उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है, उस रिएक्शन की प्रोसीडिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को या तो इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, कैटालिस्ट होती हैं, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती हैं ये उनके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को करते कैसे हैं ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड and can be recovered in their original form at the end of chemical reaction. इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रही है तो उसमें अगर एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एंजाइम ए के साथ अटैच हो जाएगा, उसके बाद ए से बी बन जाएगा, बट फिर एंड पे क्या होगा, एंजाइम जो है वो बी से अलग होके फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एंजाइम बी के साथ अटैच ही रहेगा, प्रोडक्ट के साथ अटैच रहेगा या फिर ए के साथ रिएक्शन के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, तो एंजाइम्स का काम क्या होता है, जस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होके रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बट एट द एंड क्या होगा, जो एंजाइम है वो वो सेपरेट हो जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी आ जाते हैं। फिर से जो नई रिएक्शन और होती है फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उससे बाहर निकल के आ जाते हैं, फिर और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बट उसके बाद एट द एंड वो रिएक्शन से बाहर निकल के अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। एंजाइम्स में कोई चेंज नहीं होती, एंजाइम जो हैं वो रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहते हैं, वो रिकवर्ड हो जाते हैं ओरिजिनल फॉर्म में ही जब रिएक्शन जो है वो एंड पे पहुंच जाती है, मतलब एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन वो बाहर निकल जाते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में ही आ जाते हैं, तो उनमें कोई जो है चेंज नहीं आती। ठीक है,
नेक्स्ट है सम एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव बाय कैटालाइजिंग द रिएक्शन विद टॉक्सिक एनालॉग्स। बट कहीं कहीं क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, उसमें कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, मान लीजिए जो बी बना है वो बी जो है वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है, ठीक है। तब क्या होता है कि जब जो एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में, तब जब एंड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो टॉक्सिक होने की वजह से जो एंजाइम है वो डैमेज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है सम एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और उसमें टॉक्सिक जो है वो एनालॉग बन जाते हैं, ठीक है। अब किसी रिएक्शन में कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा? एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशंस कभी कभी हो जाती हैं। नेक्स्ट है एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम्स कम्स इन कांटेक्ट विद सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? जो रिएक्टेंट होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। पहले हम ये कहते थे कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, लेकिन अभी रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होती हैं उनका बहुत बड़ा साइज होता है। लेट्स वो ये एंजाइम है, ठीक है। जो एंजाइम जो है वो इस टाइप का है, एंजाइम्स का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम का बहुत स्मॉल पोर्शन, ठीक है, इतना सारा पोर्शन जो है उसका, ये देखिए ये एंजाइम जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, तो एंजाइम्स का बहुत छोटा स्मॉल पोर्शन जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उसको रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो चेंज करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस रीजन को, जो रीजन सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है, इसको एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बोलते हैं, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। दिस रीजन इज रेफर्ड एज एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम। एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम का मतलब है कि ये ऐसी साइट है, इतना पोर्शन जो है एंजाइम का वो ऐसा है जो एक्टिव है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, वो सारे के सारे किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनका एक बहुत स्मॉल जो पोर्शन होता है वही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। इतने पोर्शन को ही एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द साइट हैज सर्टेन अमाइनो एसिड रेसिड्यू where the substrate molecule bind to form enzyme substrate complex which held together by hydrogen bond, ionic bond, chemical covalent bond, product formed due to chemical reaction, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये वाली, ठीक है, इस पे क्या होते हैं? इसके ऊपर अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड के जो रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है। रेजिड्यूज का मतलब होता है कि जो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका एक बॉन्ड खाली होता है, ठीक है, जिनका एक जो है सरफेस जो बॉन्ड खाली होता है। जब यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट जो है वो जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो सबस्ट्रेट क्या करता है? इस बॉन्ड के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। होता कैसे है? अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दिस इज एंजाइम, ये उसकी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट्स के ऊपर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो इस अमाइनो एसिड के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो फॉर्म होता है ये कौन से होते हैं? या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद सबस्ट्रेट जो है वो इस एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और
वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये एंजाइम है, ये जो अपना बॉन्ड है ये ब्रेक कर लेगा और सारा का सारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इनका मतलब है कि जो एंजाइम है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, उस पर कुछ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाता है कोई भी बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट on surface of enzyme leave the active site and enzyme remains unaltered and free to interact with more substrate molecule। इसका मतलब है कि जो एंजाइम है उसकी जो यहाँ पे अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, जब वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है, वो फिर से एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो आता है, फिर प्रोडक्ट बन जाते हैं, फिर और मॉलिक्यूल आता है एस, फिर वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो एंजाइम है वो बार बार वो जो है वो अनऑल्टर्ड रहता है, वो सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको लीव कर देता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट यहाँ पे आता है, प्रोडक्ट में बन के निकल जाता है, फिर और मॉलिक्यूल आता है, फिर वो प्रोडक्ट में बन के निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एंजाइम की सरफेस के ऊपर, वो उसकी एक्टिव साइड को लीव कर देते हैं, तो एंजाइम जो है वो अनअल्टर्ड रहता है, तो उसके बाद वो और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है। ऐसे जो रिएक्शन है वो चलती रहती है। ठीक है, तो अगर हम उसको जो है ड्रॉ करें तो ड्रॉ ऐसे होगा कि ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ये सबस्ट्रेट है जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन के सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है उसको हमने ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिसमें हमने दिखाया है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, उसके बाद एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद सारा का सारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम जो है वो अनऑल्टर्ड ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्टिव साइट। Next are the active site in the form of pocket in the enzyme formed by one or more region of polypeptide chain। कि जो कहते हैं जो एंजाइम होता है उसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ द पॉकेट, ये एंजाइम के ऊपर एक पॉकेट की तरह होती है। पॉकेट की तरह मतलब क्या है कि यहाँ पे भी होती है, यहाँ के ऐसे लगता है कि ये एक पॉकेट है और वहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके फिट हो जाता है। ठीक है, तो फिट हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। ठीक है, तो एक्टिव साइट जो है वो एक पॉकेट की तरह होती है एंजाइम के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट है द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम इज द रीजन वेयर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स एंड इंटरैक्ट टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स विच इज हाईली एनर्जी कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम है उसके ऊपर जो पॉकेट होती है, जो उसकी एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वो ऐसा रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बैठ जाता है और सबस्ट्रेट और एंजाइम का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एंजाइम है उसके ऊपर एक्टिव साइट जो होती है, जब उसके साथ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाते हैं, तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है जिसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बन के सबस्ट्रेट जो है वो निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट विच डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम। ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का एंजाइम के साथ एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना है, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाएगा, टूट के जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा और जो एंजाइम है वो एज इट इज़ अपना जो पहले की तरह फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो कम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और उसमें प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएंगे जो डिसोसिएट हो जाएंगे एंजाइम के ऊपर से, एंजाइम के ऊपर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है The specificity of substrate bind depends upon arrangement of atom in the active site, ठीक है। अब देखिए जो ये कहते हैं कि जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट है, पॉकेट है, वहाँ पे कैसे कैसे अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है सबस्ट्रेट को बाइंड करने की कैपेसिटी, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस रन होती हैं। अब ये तो है नहीं कि वो वाला एक ही एंजाइम है सारी रिएक्शंस करता है, जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना है तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, अमाइनो एसिड का करना है तो और तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो ग्लूकोज के लिए एंजाइम जो है वो डिफरेंट है, अमाइनो एसिड के लिए एंजाइम जो है वो डिफरेंट है, प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट है, विटामिन के लिए डिफरेंट है। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर ग्लूकोज के ऊपर एंजाइम के एक्ट करना है तो ग्लूकोज के लिए अमाइलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो स्पेसिफिसिटी एंजाइम की होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो एंजाइम होते हैं उसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, उसके ऊपर जो ग्रुप लगे होते हैं अमाइनो एसिड के, ठीक है, वो इस टाइप से सेट होते हैं कि जब उसके ऊपर ग्लूकोज आएगा वो तो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अगर प्रोटीन आ गया तो उसका बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। ये ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज के लिए ही काम करता है, प्रोटीन या और किसी के लिए काम नहीं करता। तो क्या होता है कि जिसके ऊपर जो लगे होते हैं, यहाँ पे ग्रुप लगे होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं ग्लूकोज के लिए कि जब यहाँ पे ग्लूकोज आएगी तो बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ जो एंजाइम्स होती है, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग वो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम्स हैव द एबिलिटी टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन अंडर ऑप्शनल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। कहते हैं एंजाइम की एबिलिटी होती है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने की, ठीक है, अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमल कंडीशंस मतलब कि मतलब क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि एंजाइम की एबिलिटी होती है चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो टेम्परेचर प्रेशर की, पर एंजाइम जो है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज जो है वो कर देते हैं, ठीक है। द कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन टू द रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर हम कोई एंजाइम है आपके पास, आपने उसकी कैटालिटिक पावर देखनी है कि वो कितनी उसकी पावर है किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने की, तो वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड रेट डिवाइड बाय रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एंजाइम है, ठीक है, वो रिएक्शन कैटालिस्ट का काम करता है, तो आप देखना चाहते हैं कि उसको कैटालाइज करने की जो पावर है वो कितनी है, तो इक्वल किसके होती है, जो आपकी रिएक्शन जो कैटालाइज हो रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है डिवाइड बाय रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, जब उसमें एंजाइम इन्वॉल्व है तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ जब उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं था दैट इज रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर देना है, दैट इज कैटालिटिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड एट ए वेरी फास्ट रेट, ठीक है। जो हमारी बॉडी में CO2 जो है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, बहुत फास्ट रेट पे कन्वर्ट होती है, तो उसको कौन कैटालाइज करता है, एंजाइम। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं एट द वेरी फास्ट रेट, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉर्म कैसे होती है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है, जब हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ड्यूरिंग हमारी बॉडी के सेल जितने भी सेल्स हैं जब उसमें रेस्पिरेशन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के सेल्स का, जब वो रेस्पिरेशन जो है वो परफॉर्म करते
करते हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जब वो सांस लेते हैं ड्यूरिंग जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के सेल्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जब हमारी बॉडी के सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर पड़ा होता है उसके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनमें से CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है। CO2 बाहर निकलने के बाद जो हमारी बॉडी में वाटर पड़ा होता है वो CO2 उस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट करने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, हमारी बॉडी में क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो हमारी बॉडी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम जो है वो पड़ा होता है, जो क्या करता है कि जो हमारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। In the absence of enzyme, formation of carbonic acid take place at very slow rate, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की कमी हो जाए या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो ख़त्म हो जाए, तो जो सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि कार्बोनिक एसिड जो है वो बन नहीं पाता। H2CO3 जो है वो बहुत स्लो रेट पे बनता है। बट अगर एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाएं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। In enzyme catalyzed reaction, the enzyme is specific for particular substrate so that wasteful byproducts not form, ठीक है। जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं सबके लिए जो एंजाइम है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए कार्बोनिक एसिड बनना है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए ग्लूकोज साइकिल चलना है तो ग्लूकोज के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हर साइकिल के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एंजाइम सेलेक्टिवली रिकॉग्नाइज प्रॉपर सबस्ट्रेट ओवर मॉलिक्यूल टू कैटालाइज ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स पड़े होते हैं जब वो जो हैं वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये ग्लूकोज है। मान लीजिए जहाँ पे अमाइलेज एंजाइम पड़ा है तो अमाइलेज को पता है कि उसने स्टार्च के साथ रिएक्ट करना है, तो वो अमाइलेज एंजाइम जो है वो अपने आप जब भी स्टार्च हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो अमाइलेज एंजाइम जो है वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है और स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर लेता है। कि इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स पड़े हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वो अपने आप जिसके लिए भी वो बने होंगे, ठीक है। जो भी एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कोई अमाइनो एसिड के लिए बना है, कोई ग्लूकोज के लिए बना है, तो जब भी अमाइनो एसिड जो एंजाइम अमाइनो एसिड के लिए बना है, जब भी हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा तो जो एंजाइम होंगे जो अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करेंगे वो अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज काइनेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए एग्जांपल दी है उन्होंने कि ग्लूकोज काइनेज जो एंजाइम है ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फॉस्फेट ग्रुप जो है, जो हमारी बॉडी में ATP पड़ा होता है, ATP पड़े होते हैं ना हमारी बॉडी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज काइनेज क्या करता है, यहाँ से एक फॉस्फेट निकाल के जो ग्लूकोज होता है उसको दे देता है, ठीक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो होती है उसके 6 पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच कर देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज काइनेज जो है वो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इसके लिए होता है, ग्लूकोज के लिए। वो क्या करता है, ATP जो हमारी बॉडी में पड़ा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, एक फॉस्फेट उठा लेगा, यहाँ से उठा के जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है, जो चेन होती है, उसमें 6 पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है, तो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज काइनेज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोज काइनेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को
ग्लूकोज तक, तो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, नेक्स्ट है दिस टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट डज नॉट अकर इन यूटीपी, ईटीपी एंड सीटीपी। ठीक है, यूरेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनमें ऐसी कैटालिस्ट कोई अकर नहीं करती, सिर्फ एटीपी में ही करती है। तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं, उन्होंने यहाँ पे अटैक करना है, वहीं पे अटैक करना है, ऐसे ही अटैक नहीं करते। अगर मान लीजिए ग्लूकोकाइनेज ने एटीपी से एक फॉस्फेट लेना है तो वो एटीपी से ही लेगा, यूटीपी, ईटीपी, सीटीपी से नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अगर हम एंजाइम स्पेसिफिसिटी की बात करें, जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो वो 3 टाइप की स्पेसिफिसिटी है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अगर हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन विद ओनली 1 पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जो एंजाइम है वो एक ही आइसोमर के लिए स्पेसिफिक है। मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स हैं, ठीक है, डेक्सो एंड लीवो, पर जो एंजाइम है वो सिर्फ डेक्सो के ऊपर अटैक करता है, लीवो के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। जब कोई एंजाइम सिर्फ एक आइसोमर के लिए ही काम करता है, सिर्फ एक स्टीरियो आइसोमर्स के लिए ही स्पेसिफिक है, सेकंड जो स्टीरियो आइसोमर है उसके लिए वो स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए वो वर्क नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं, एंजाइम्स कौन कौन से हैं, सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं। जैसे ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो अल्फा ग्लूकोज के लिए काम करता है, बीटा के लिए नहीं करता। जो हेक्सोकाइनेज है वो डी हेक्सोज के लिए काम करता है। जो अमाइलेज है वो अल्फा ग्लूकोज के लिए काम करता है। जो सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज के लिए काम करता है। एल अमाइनो एसिड जो है वो एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है वो एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो सिर्फ एल अमाइनो एसिड के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। अगर हम रिएक्शन स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम सबस्ट्रेट, ईच ऑफ विच इज कैटलाइज्ड बाय सेपरेट कैटलिस्ट इज रेफर्ड टू एज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, like hexokinase catalyze the phosphorylation, hexokinase catalyze the phosphorylation। मतलब क्या है इसका, जैसे कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो उस सबस्ट्रेट के ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, कभी कोई प्रोडक्ट बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी और कोई प्रोडक्ट बन गया, P1 P2 P3, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट बन गया, तो 4 मान लीजिए बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। बट हर एंजाइम, यहाँ पे जो एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें कोई और एंजाइम इन्वॉल्व होएगा, इसमें कोई और एंजाइम इन्वॉल्व होएगा, इसमें कोई और एंजाइम इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम सबस्ट्रेट। अब जो एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर बहुत सारी रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ विच इज कैटलाइज्ड बाय सेपरेट कैटलाइज इज रेफर टू एज रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए जब P1 बनना है तो जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है वही एक्ट करेगा, ये वाले एंजाइम जो है ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जब P2 बनना है तो P2 के लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक है वो एक्ट करेगा, तो ये वाले जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, कि जो रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट से जो रिएक्शन होनी है उसी का कोरस्पॉन्डिंग जो एंजाइम है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, अदर एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल जो है जैसे आपके पास हेक्सोज है, हेक्सोज के साथ जो अगर हम एटीपी, हेक्सोज के ऊपर जब एटीपी रिएक्ट करते हैं, एटीपी के साथ हेक्सोज मिलके क्या बनाता है, हेक्सोज फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एडीपी। पहले ट्राईफॉस्फेट था, अब ये बन जाएगा डाईफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज एडीपी बन जाएगा, एक बन जाएगा हेक्सोज फॉस्फेट। तो जो इसमें हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये इसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। अगर हेक्सोज से कभी हेक्सोज ट्राईफॉस्फेट बनेगा जब, तो ये हेक्सोकाइनेज जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता।
ठीक है। अगर हेक्सो से मैनोज बनेगा, लैक्टोज बनेगा, तब भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ तब इन्वॉल्व होगा जब ये वाली रिएक्शन जो है एटीपी के साथ जो है रिएक्शन होगी, तब हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब हम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम अटैच होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जब एंजाइम जो है किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने की। ठीक है, सॉरी, हाँ देखो, ठीक है, तो जैसे का मतलब क्या है, एंजाइम सेलेक्टिवली रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट ओवर अदर मॉलिक्यूल्स कैटालाइज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सबस्ट्रेट है कोई, तो उसके ऊपर जब एंजाइम है, एंजाइम जो है वो अपने आप ढूंढ लेता है कि जिस सबस्ट्रेट के ऊपर उसने अटैच करना है, जिस सबस्ट्रेट के साथ उसने अटैच होना है, तो वो उसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है। मान लीजिए हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज हेक्सोज के ऊपर अटैक करेगा ओनली, वो ग्लूकोज के ऊपर नहीं करेगा। तो क्या है, जो हेक्सोज है उसका सबस्ट्रेट है। हेक्सोकाइनेज के लिए जो हेक्सोज है वो उसका सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी होती है वो भी रहती है, वो भी स्पेसिफिक होती है। मतलब एंजाइम, जब कोई भी एंजाइम है, अगर वो ग्लूकोकाइनेज है तो ग्लूकोज के ऊपर अटैक करेगा, हेक्सोकाइनेज है तो हेक्सोज के ऊपर अटैक करेगा। तो हर एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है वो 3 तरह की है। सबसे पहले है एब्सोल्यूट, फिर लो, फिर ग्रुप। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एंजाइम यूरिएज, एंजाइम यूरिया स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट यूरिया, इट्स structure is analog is thiourea is not hydrolyzed by the enzyme। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब कोई एंजाइम एब्सोल्युटली एक के ऊपर ही काम करता है, दूसरे के ऊपर काम नहीं करेगा। लाइक जो एंजाइम यूरिएज है, ठीक है, जो एंजाइम यूरिएज है, ये यूरिया के ऊपर, मतलब क्या है कि जो एंजाइम यूरिएज है वो यूरिया के लिए काम करता है। जो एंजाइम यूरिएज है वो क्या करता है, यूरिया के साथ अटैच होके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। लेकिन अगर आपने यूरिया की जगह पे वहां पे उसका एनालॉग आ गया थाईयूरिया, तो यूरिएज एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब क्या है, एब्सोल्युटली यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया के लिए है, थाईयूरिया या कोई और यूरिया के लिए नहीं है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली एक के लिए बस, उसके अलावा कोई उसका एनालॉग आ जाए, कोई उसका डेरिवेटिव आ जाए, उस एंजाइम ने और किसी के लिए कोई काम नहीं करना। लाइक यूरिएज, यूरिएज जो है वो सिर्फ यूरिया के ऊपर अटैक करता है। अगर उसकी जगह पे थाईयूरिया आ जाए या कोई और यूरिया आ जाए तो यूरिएज एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। जो यूरिया है, यूरिएज एंजाइम जो है वो सिर्फ यूरिया के लिए ही काम करेगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। लो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या होता है, ठीक है, जिसमें दीज हैव वेरी लो स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है उसकी जो सबस्ट्रेट के लिए है लो स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि वो सारे तरह के सबस्ट्रेट के लिए ही काम कर देता है। जो उसके जैसे ये सबस्ट्रेट है, उसके साथ वाला जो उसका एनालॉग है उसके लिए भी काम कर देगा, उसका कोई डेरिवेटिव है उसके लिए भी काम कर देगा। उसकी जो रिकॉग्नाइज करने की पावर होती है वो लो होती है। ठीक है, तो वो उसी तरह के कोई भी सबस्ट्रेट आ जाए वो एंजाइम सबके लिए काम कर देता है, तो उसको बोलते हैं लो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है द एंजाइम हेक्सोकाइनेज हैव अ कैपेसिटी फॉर एल्डोहेक्सेज फ्रुक्टोज। उसका मतलब होता है कि कोई एंजाइम जो है वो पूरे ग्रुप को ही, ग्रुप के साथ ही
बॉन्ड बना लेता है। लाइक हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो हेक्सोज के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, एल्डो हेक्सोज के साथ भी हो जाता है, मैलोज के साथ भी हो जाता है, फ्रुक्टोज के साथ भी हो जाता है, ग्लूकोज के साथ भी हो जाता है। मतलब ग्लूकोज के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी ग्रुप में आते हैं, ग्लूकोज के ग्रुप में आते हैं, उन सारे ग्रुप में सारे ग्लूकोज के साथ हेक्सोकाइनेज एंजाइम अकेला ही अटैच हो जाता है, तो उसके बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ठीक है, बिकॉज एक तरह के ग्लूकोज की जो ग्लूकोज है उसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, इनका पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के साथ एक ही एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।